नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न दिया है, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां की ओर संकेत करती हैं। मतलब शिक्षार्थियों की त्रुटियां किसकी ओर संकेत करती हैं। इसमें ऑप्शन दिया है, पहला है वे कैसे सीखते हैं, दूसरा है शिक्षार्थियों का सामाजिक आर्थिक स्तर, और तीसरा है यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, और चौथा है सीखने की अनुपस्थिति। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा हमारा वे कैसे सीखते हैं। यानी कि शिक्षार्थियों की जो त्रुटियां हैं वो संकेत करती हैं कि किस प्रकार से सीख रहे हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा एक और 2 स्तर के बच्चे, फर्स्ट दिया है अमूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, या फिर मूर्त अनुभवों से सीखते हैं, और या फिर पढ़कर शीघ्र सीखते हैं, या फिर लिखकर शीघ्र सीखते हैं। तो कक्षा 1 और 2 के बच्चे जो हैं वो किस प्रकार से जल्दी सीखते हैं। तो देखिए, अमूर्त अनुभव जो होते हैं जो हम कल्पनाओं में सोचते हैं, मूर्त अनुभव जो होते हैं जो हमारे सामने प्रत्यक्ष होता है। तो बच्चे जो प्रत्यक्ष देख करके जल्दी सीखते हैं। इसका ऑप्शन जो बी है हमारा इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महान व्यक्तित्व परिणाम है, किसका परिणाम है। तो देखिए, पहला ऑप्शन दिया है आनुवंशिकता, दूसरा है पालन पोषण और शिक्षा का, तीसरा दिया है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, और चौथा दिया है केवल वातावरण का। तो व्यक्तित्व जो परिणाम होता है वो होता है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का जो परिणाम होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में जो पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए। तो कक्षा 1 में जो बच्चों में जो भाषा कौशल के विकास है वो किस क्रम में होना चाहिए। देखिए, पहला ए दिया है इसमें सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना दिया है। दूसरा में लिखने से शुरू होता है, ये तो गलत हो जाएगा। पहले बच्चा सुनेगा फिर ही बोलेगा। तो सुनना और फिर लिखना, तो सुन कर के लिखना तो सीख नहीं जाएगा, पहले बोलना सीखेगा, और इसमें लिखना शुरू हो रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ए ऑप्शन जो इसमें सही हो जाएगा, बच्चा पहले सुनेगा फिर बोलेगा फिर पढ़ना फिर लिखना सीखेगा। तो इस क्रम में जो विकास होता है बच्चे का कक्षा 1 में। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है। यानी कि शिक्षार्थियों के बीच जो है अधिगम शैली में अंतर का क्या कारण हो सकता है। उसमें ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया जाए शिक्षार्थी की सामाजिक प्रक्रिया, शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारणा नीति, या फिर परिवार की आर्थिक स्थिति, और या फिर बालक का लालन पालन। तो अधिगम शैली में जो अंतर का प्रमुख कारण होगा वो होगा शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारणा नीति, यानी कि ऑप्शन बी जो इसमें हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। तो शिक्षक जो है विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को किस प्रकार से विकसित कर सकता है। इसमें ऑप्शन दिया अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, आदर्श रूप से बर्ताव कर, और या फिर महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, या उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। तो बच्चे जो हैं छोटी क्लास के वो प्राय जो अनुकरण करके ज़्यादा सीखते हैं। तो शिक्षक को करना चाहिए कि वो आदर्श रूप से बर्ताव करें ताकि वो बच्चे जो है उसको देख करके सीख सकें। अगला प्रश्न है, एक बालक की मानसिक आयु जो है वो 12 वर्ष है, और शारीरिक आयु जो 10 वर्ष है उसका बुद्धि लब्धांक होगा। तो बुद्धि लब्ध निकालने का सूत्र होता है MA/CA, और गुणाम होता है 100। यानी कि MA मेंटल एज और एक क्रॉनिकल एज होती है। तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, 10 100 कट जाएगा, 12 धाई 120 आ जाएगा। तो कितनी हो जाएगी उसकी एज 120। यहाँ पर आप MA की जगह रखेंगे 12 और CA की रखेंगे 10, यानी क्रॉनिकल एज जो है वो 10 है, और गुणा कर देंगे 100 का। तो 10 से जो 100 कैंसिल हो जाएगा 10 बार, और 12 ऊपर है तो 12 धाई 120, यानी कि 120 उसकी बुद्धि लब्धांक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण। प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। यानी कि सूक्ष्म का मतलब छोटा। देखिए, चढ़ना भी सूक्ष्म गतिक का उदाहरण नहीं है, फुदकना ये भी नहीं है, दौड़ना ये भी नहीं है, लेकिन लिखना जो है सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। क्या? लिखना। तो इसका ऑप्शन डी जो है हमारा इसमें
सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो सीखने की प्रक्रिया में जो शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होनी चाहिए? सुगमकर्ता की, अनुदेशनकर्ता की, प्रशिक्षक की या नियंत्रणकर्ता की? तो सीखने की प्रक्रिया में जो है शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए सुगमकर्ता की। किसकी? सुगमकर्ता की होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? यानी कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए थे। पहला दिया था संवेदी प्रेरक, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था और द्वितीय औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था। ये चारों अवस्थाएं जो हैं वो किसकी? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। लेकिन उन्होंने पूछा है कि बच्चा जो वस्तु स्थायित्व को कब प्रदर्शित करता है? तो ये जो करता है ए, यानी कि संवेदी प्रेरक चरण में जो है बच्चा है वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है। वे कौन सा गुण है? यानी कि प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है वो कौन सा है? देखिए, शिक्षण विधियों में क्षमता और विषय का ज्ञान, यानी कि शिक्षण विधियों की क्षमता और विषय का ज्ञान, शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए, विषय का ज्ञान होना चाहिए उसे। दूसरा है उच्च मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता, पढ़ाने की उत्सुकता या फिर धैर्य और लगन। तो धैर्य और लगन जो है प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। क्या? धैर्य और लगन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? यानी कि सामाजिक रूप से वंचित की समस्या क्या नहीं है? सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना, ठीक है, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, और चौथा है विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण। तो सामाजिक रूप से वंचित की जो क्या समस्या नहीं है? ये सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, ये सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? तो निम्नलिखित में हमें बताना मूल्यांकन का कौन सा प्रकार जो है नहीं है। ऑप्शन दिए मानक, निर्माणात्मक, योगात्मक या सीसीई। तो ये जो निर्माणात्मक, योगात्मक और सीसीई ये तीनों ही मूल्यांकन के प्रकार हैं, लेकिन मानक जो है मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। इसी तरह अगला प्रश्न है, प्रश्न दिया है डैश 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 बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है किसमें? पिछड़े बालकों में तो नहीं होगी, प्रतिभाशाली बालकों में जो है अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की क्षमता होती है। अगला प्रश्न है, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि डैश 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 साधारणतया उन्हें मानसिक न्यूनतम ग्रस्ता की श्रेणी में रखा जाता है। किन्हें रखा जाता है? तो देखिए, जिनकी बुद्धि लब्धि जो है 70 से कम होती है उन्हें मानसिक न्यूनतम ग्रस्त की श्रेणी में रखा जाता है, 70 से जिसकी कम होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न दिया है डैश 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 मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। क्या होता है? देखिए, तनाव, पिछड़ापन, डिसलेक्सिया या इनमें से कोई नहीं। तो डिसलेक्सिया जो है मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। डिसलेक्सिया में जो बच्चा पठन विकार से संबंधित होती है डिसलेक्सिया। तो इस तरह से हमने कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।